आज का टारगेट ये चैप्टर खत्म करना है, प्लस नेक्स्ट चैप्टर भी करना है, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, विल बिगिन टुडेज लेक्चर नाउ। वी वर ऑन हायर परचेज चैप्टर। कितने सम्स बाकी है? 3। लास्ट 3 छोटू छोटू सम्स है। आ जाएगा सब लोग। सच में छोटा है। क्वेश्चन 15 एकदम इतू सा है, पर हम लोग 14 पे पहले ना। व्हाट इज द न्यू कंसेप्ट? तुम लोगों ने रिपोजिशन सीखा कल। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोजिशन? वापस ले लेना। कौन वापस लेने जाएगा? एचपी वेंडर। किसके पास जाएगा? एचपी बायर। या तो सब एसेट्स लेके आएगा, कंप्लीट रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन कौन से वैल्यू पे होता है? एचपी वेंडर के बैलेंसिंग फिगर पे। और पार्शियल रिपोजिशन कौन से वैल्यू पे होता है? अग्रीड वैल्यू पे। तुम लोगों ने कल सीखा बुक्स ऑफ बायर। आज सेम रिपोजिशन सीखेगा फ्रॉम वेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अभी रिपोजिशन फ्रॉम एचपी वेंडर्स पीओवी। हेडिंग दे दो। ना एचपी वेंडर ने डे 1 को एक एंट्री पास किया होगा जब भी हायर परचेज अग्रीमेंट में एंट्री किया था। कौन सा एंट्री करते हैं? एक और बार ट्राई करते हैं। होपलेस। मुझे बोल, बायर क्या रिकॉर्ड करता है? फिक्स्ड एसेट। वेंडर क्या रिकॉर्ड करता है रे? सेल्स। तो डे 1 को उसने सेल्स रिकॉर्ड किया। अभी वो वाले गुड्स वापस से लेने आया तो क्या अचानक से वो फिक्स्ड एसेट बन जाएगा? नहीं ना। सेल्स था तो सेल्स रिटर्न नहीं बोलेगा, मार खाएगा। सामने से एचपी बायर रिटर्न कर रहे हैं, नहीं हम हड़प के लेके जा रहे हैं, तो उसको सेल्स रिटर्न नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बुलाएंगे गुड्स रिपोजेस्ड। क्या बोलेगा तो बेटा? गुड्स रिपोजेस्ड। ठीक है, ये तुम्हारे ट्रेडिंग आइटम वाला ही आइटम हो गया ना। फॉर मी लेट मी थिंक, गुड्स रिपोजेस्ड का एंट्री क्या होगा बेटा? मेरे पास गुड्स आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स रिपोजेस्ड डेबिट। किससे आया? एचपी बायर से। अभी मेरा ये क्वेश्चन है, हम लोग नॉर्मल जब इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होता है इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का? बैंक टू एचपी बायर। इस बार बैंक एज एन एसेट नहीं आया, स्टॉक एज एन एसेट आया है। तो गुड्स रिपोजिस्ड तेरा स्टॉक हो गया टू एचपी बायर। 2 तरह का रिपोजिशन होता है, एक होता है पार्शियल, एक होता है कंप्लीट। कौन से वैल्यू पे करेगा बेटा? पार्शियल अग्रीड वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू। और कंप्लीट अग्रीड वैल्यू दिया है तो वो ले लो, नहीं दिया है तो बैलेंस इन एचपी बायर अकाउंट। नहीं मैडम, कल तो सिखाया था बैलेंस ऑफ एचपी वेंडर, ऐसा अलग अलग क्यों? और एचपी बायर का बैलेंस और एचपी वेंडर का बैलेंस सेम ही होगा। मैं तेरी क्रेडिटर, तुम मेरा क्रेडिटर, दोनों अलग अलग वैल्यू पे होगा? नहीं। अगर मैं बोलती हूँ मैंने तेरे से 50,000 का गुड्स लिया, इसका मतलब तूने मुझे 50,000 का गुड्स दिया, तो दोनों की बुक्स में डेटर क्रेडिटर मैच होगा कि नहीं होगा? होगा। तो या तो बोल एचपी वेंडर का बैलेंस या तो बोल एचपी बायर का बैलेंस, नाम अलग अलग, भावना से, अमाउंट विल बी सेम। अंडरस्टूड एवरीवन? इसके बाद अभी मैं गुड्स लेके तो गई घर पे, हम लोग सब वेंडर है, ठीक है, वो गंदे गंदे गुड्स लेके तो आए, लेकिन ऐसा गंदा गुड्स वापस से बेचने के लिए तो नहीं रख सकते। ऊपर से उसको जैसे ही पता चला कि गुड्स रिपोजेस होने वाले, उसने तो और 4 पार्ट्स तोड़ दिए, सलाख मार मार के तोड़ दिया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अभी उसमें रिपेयर्स का खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ सफाई करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कंडीशन में लेके आना पड़ेगा उसको। तो हम लोगों को उस पर जो खर्चा करना पड़ेगा, वी विल हैव टू पे कैश। तो मेरे लिए जर्नल एंट्री में लक्ष्मी जाएगी। किसके लिए गई? गुड्स रिपोजेस्ड के लिए गई। अच्छा मैम, वेजेस करके नहीं लिख सकते? बेटा देख, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना तो ये ट्रेडिंग अकाउंट सार्वजनिक स्टॉक के लिए होता है।
सब स्टॉक के लिए हम लोग वेजेस इनकर करते हैं, सब स्टॉक के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, बरोबर। पर ये जो रिपेयर्स का खर्चा है सब स्टॉक के लिए कि सिर्फ गुड्स रीपर्चेस के लिए? गुड्स रीपर्चेस। तो ये मैं उसके अकाउंट में डाल दूंगी, तेरे नाम पे खर्चा बुक्ड। गॉट इट एवरीवन? तो अभी इतने का मेरा टोटल गुड्स रीपर्चेस पे खर्चा है। अभी क्या करूँ मैं? उसको गुर गुर के देखती रहूँ, लैमिनेट करके चिपका दूँ? नहीं, तो क्या करेंगे? सेल कर देंगे ये गुड्स को। गुड्स बेच दिया तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपर्चेस्ड। एक लाइन क्यों लिव किया है बाबू? प्रॉफिट या सेल लॉस हो सकता है कि नहीं? हाँ, जल्दी से बोल। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट और प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अच्छा, ये दोनों भी वैल्यूज तुम लोगों को गिवन होगा। अग्रीड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का हमें पता है, कल जैसा किया वैसा ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। सो व्हाट इज द न्यू पार्ट? पहले हमने उसके बुक्स में सीखा, अभी हम लोग वेंडर के बुक्स में सीख रहे हैं। उसके बुक्स से फिक्स्ड एसेट गया, अपने गुड्स बुक्स में गुड्स रिपोजिस्ट आया, उसको थोड़ा साफ सफाई किया और बेच दिया, खत्म स्टोरी। एनी डाउट्स? पक्का इतना ही है ये सब्जेक्ट, चैप्टर, सब्जेक्ट नहीं, इतना ही है ये चैप्टर। अच्छा, मोर ओवर इट, ये इतना सिंपल कंसेप्ट है एचपी वेंडर के बुक्स में कि ज़्यादातर पूछते भी नहीं, बाहर ही पूछते हैं। ठीक है, दिस इज क्वाइट मैनेजेबल, सिंपल, सो दे डोंट आस्क मच। लिख सकते हैं हम लोग, हेडिंग दिया है, छापना चालू करो। हाँ बेटा, कौन सा वाला पार्ट? सेकेंड वाला। बच्चा, आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आपके पास से कैश गया, कैश बैंक क्रेडिट। कौन सी चीज़ के लिए एक्सपेंस किया? गुड्स रिपोजिस्ट को ही साफ सफाई किया। तो मैं क्या करूँगी, अगर मान के चलो यहाँ पे अग्रीड वैल्यू 1000 डिसाइड किया था, इसके ऊपर मुझे और 100 रुपीज़ का खर्चा आया, तो मैं बोलूँगी गुड्स रिपोजिस्ट पे टोटल खर्चा कितना हो गया मेरा? 1100 रुपीज़। फिर मान के चलो मैंने उसको 1500 पे बेच दिया, तो क्या हो गया मेरा? 300 का प्रॉफिट। तो मैं एक साथ सारे खर्चे दिखा रही हूँ कि हाँ भाई 1000 का वैल्यू प्लस उस पर और इतना हुआ और इतना हुआ। आपके पास अगर कोई भी एक आइटम है और आपको उसको बेचना है तो आप उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस उसका थोड़ा बेटरमेंट का कॉस्ट, ये वो सब करके करोगे। वही किया मैंने। ठीक है, तू नासा वाला है ना, इधर आ गया आज, निकाल दिया तुम लोगों ने इसको? यस सर। नहीं, खत्म, रिश्ता टूट गया, एलिमनी थोड़ी मिलेगा। आओ उधर, 2 मिनट दे देगा, एक सम का काम पे लगा के आती हूँ, देखने दे अमाउंट। तेरे को भी है? तुझे समझा है? आई एम नॉट एलिमनी, हम लोग उनसे ले नहीं सकते क्योंकि वो तेरा डिसीजन है कि तुझे उसको रिपेयर करना है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं, तू ऐसे भी बेच सकता है। बट इफ़ यू फील यू आर रिपेयरिंग सो दैट यू गेट बेटर प्राइस, सो दैट इज़ योर एक्सपेंस, नॉट देयर्स। ठीक है? हाँ बेटा। हाँ, नहीं मतलब साफ सफाई, मतलब वही प्यार से उसको इंग्लिश में हम लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोलते हैं। हाँ, काल उठ के बोलेगा कचरे वाले का पैसा दो। आ जा इधर। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेगा मेरे साथ। ऑन 1st April 2010 Mr. A acquired furniture on hire purchase system from X company limited। तो बेटा दो पार्टी मिल गए, मिस्टर ए ने अक्वायर किया तो अंकल कौन बन गया? एचपी बायर। और एक्स एंड कंपनी कौन बन गए? एचपी वेंडर। ओए समझा? अग्रीइंग टू पे 4 semi-annual installments of 800 each। बेटा इंस्टॉलमेंट कितने? 4।
इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना 800. अच्छा, टोटल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना हो गया 3200. 8 4 32. नेक्स्ट, commencing on 30th September 2010, cash price of item was 3010 and interest of 5% per annum was chargeable. बेटा कैश प्राइस 3010 है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, पर डीपी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वी विल अज्यूम डीपी इक्वल्स टू 0. जल्दी से बोल, एचपीपी का फॉर्मूला नंबर 1, डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट 0 प्लस 3200. सेकेंड फॉर्मूला, एचपीपी इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. एचपीपी 3200 इक्वल्स टू 3010 प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 190. सिंपल. आगे, दुर्घटना. On 31st December 2010, Mr. A expresses his inability to continue and X sees the furniture. ठीक है. Before coming to this point, जल्दी से मेरे को 4 इंस्टॉलमेंट के डेट बताओ तो काम में आएगा. पहला डेट आएगा, कौन से डेट से चालू हुआ बेटा? सेकेंड लाइन में देखो, कमेंसिंग फ्रॉम 30 सितंबर 2010. 30 सितंबर 10 पहली बार इंस्टॉलमेंट जाएगा पहला. सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद 31 मार्च 11. तीसरा 30 सितंबर 11. लास्ट वन 31 मार्च 12. अभी ये अंकल ने कभी एक्सप्रेस किया हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू ऑन 31 दिसंबर 10. इसका मतलब क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुआ? हाँ, पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक हम लोग पहुंचे ही नहीं. बीच में ही बोल दिया कि हम गरीब, पेमेंट नहीं होगा. एवरीवन विथ मी? आगे कंडीशन थोड़ा अलग है, देखना. ऑन 31 दिसंबर 10 मिस्टर ए एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एंड एक्सन कंपनी सीज्ड द फर्नीचर. इट वाज अग्रीड that Mr. A would pay the due proportion of installment up to the date of seizure. Mr. A को ने क्या बोला? चल मैं पूरा नहीं पे कर सकता, लेकिन डेट ऑफ सीजर 31 दिसंबर 10 तक जितना भी प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट ड्यू होता है ना इंस्टॉलमेंट का, उतना मैं पे करने को रेडी है. लास्ट टाइम कभी पेमेंट हुआ था बेटा? 30 सितंबर 10. उसके बाद कितने महीने निकल गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 3 महीना निकल गया. तो अगर मैं बोलूं सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 6 महीने का है. 6 महीने के लिए अगर तेरा इंस्टॉलमेंट 800 है तो 3 महीने के लिए कितना? वापरो कैलसी प्लेस 400. बट वो सिर्फ 400 पे नहीं करेगा, उसने और भी पे करने को बोला है. एंड ऑल्सो फॉर द सम ऑफ 500 टुवर्ड्स पेनल्टी. पेनल्टी क्यों पे करेगा रे बाबू? डोंट यू थिंक फ्यूचर का पैसा नहीं मिलेगा भी? फ्यूचर का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने नक्की करके रखा होगा, तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 900. अभी ना एक बच्चे को मस्त डाउट आया था, मैम पेनल्टी पहले रिकॉर्ड करो फिर रिसीव करो. नहीं, पेनल्टी सिर्फ रिसीव होगा. क्यों? बच्चा समझना, पेनल्टी किस चीज के लिए हम लोग पे कर रहे हैं? टुवर्ड्स नॉन पेमेंट ऑफ कैश प्राइस ओनली. ऑलरेडी कैश प्राइस रिकॉर्डेड है, तो क्या पेनल्टी और रिकॉर्ड करेंगे? इधर कंफ्यूज नहीं होने का. इधर देखो बेटा, मैं बोलती हूँ ये मेरा HP बायर अकाउंट है. हु इज बायर टू मी? डेटर. डेटर है, डेटर को डेबिट बैलेंस होता है. मान के चल मुझे उससे 1500 रुपया रिसीव करना था, पर उसने पेमेंट देने से मना कर दिया. तो मैंने बोला ठीक है, तू मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे दे, 100-200 रुपये दे दे प्लस 500 का पेनल्टी. तो क्या पहले मैं उसको बोलूँ 500 का पेनल्टी भी दे फिर सामने 200 दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. 200 प्लस 500 700 नहीं. मैं पेनल्टी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि ये पेनल्टी किसके लिए है? टुवर्ड्स कैश प्राइस इटसेल्फ. देखना पूरा पेमेंट आया क्या. एग्जाम्पल, मैं तेरी डेटर, यू सोल्ड सम गुड्स टू मी, आई वॉज सपोज टू पे 1000 रुपये पे करना था. मैंने बोला मैं गरीब, नहीं मिलता है पगार, नहीं पे कर पाएगी. तो तू क्या बोलेगा? एक काम कर, 200 रुपया दे, बात खत्म करते. पेनल्टी मारा. तो तुम लोग नॉर्मली फॉरगेट अकाउंट्स, ठीक है, अपने आप में सोचो, 1000 रुपये के सामने तुम लोग क्या बोलेगा? नहीं मेरे को उससे 1200 लेना था, 1000 तो लेना ही था प्लस 200 पेनल्टी का भी लेना था. ऐसे बोलोगे तो बोलेगा 1000 में से जो आया वो आया. 1000 पे 200 आया, ओरिजिनल कैश प्राइस पे पैसा आया.
नॉट ओवर एंड अबव इट. अंडरस्टूड? तो क्या तुम लोग पेनल्टी अलग से रिकॉर्ड करेगा? ड्यू पेनल्टी इज टुवर्ड्स कैश प्राइस इटसेल्फ. शंका? पक्का? यस. तो तुम लोग बोलेगा भाई इसमें से इतना मिल गया, बात खत्म. बाकी का कैसे वसूलेगा? बाय सीजिंग द प्रॉपर्टी. तो हम लोगों ने क्या सीज कर लिया? फर्नीचर. माय क्वेश्चन इज कंप्लीट रिपोजिशन है कि पार्शियल? कंप्लीट. एक ही फर्नीचर था वो लेके गए. क्लियर? आगे. एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन एक्स वैल्यूड द फर्नीचर एट 1500. एक्स ने बोला मैं 1500 पे लेके जाएगा फर्नीचर. ठीक है. कंपनी आफ्टर इनकरिंग 200 टूवर्ड्स, सर क्या बोलते हैं उसको, साफ सफाई, repairs of the furniture, sold the item for 1800 on 15 Jan 11. तो मुझे बोल गुड्स रीपर्चेस का पहले वैल्यू 1500, उस पे 200 का एक्सपेंस किया, दैट गिव्स यू 1700 एंड वी सोल्ड इट फॉर गुड वैल्यू ऑफ 1800. प्रॉफिट या प्रॉफिट? 100 का प्रॉफिट. नेक्स्ट. Show ledger account as they would appear in the books of Exxon company, working out the profit or loss on transaction, assuming that company passes higher purchase transactions through its books as sales. 8 time pass. ये बताने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है सेल्स की तरह ही रिकॉर्ड करते हैं. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर तुम लोगों ने नहीं दिया था, याद है? अरे उसका तो हाँ बोल दो. हाँ दिया था वो दूसरी बार याद करवाने के बाद. यार क्लियर एवरीवन विद द सम? मुझे चाहिए तुम लोग एचपीपी के 2 फॉर्मूला लिख के उतना खुद से फिनिश करो. चलो स्टार्ट. यस बच्चास, डन. यस. इंटरेस्ट 190. ओके. इधर देखिएगा गुर गुर के तुम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा होगा. क्वेश्चन नंबर 14. यू मस्ट हैव रिटर्न इन द बुक्स ऑफ, वो तो लिखा ही नहीं. चलो अभी सब लोग लिखना चालू करो. एक्स एंड कंपनी लिमिटेड, HP वेंडर है हम लोग इस बार. बेटा इधर ऊपर हेडिंग में लिख दो रिपोजिशन HP वेंडर्स POV. ठीक है. ओए लिख. क्या अब मैं नहीं बोलेगी? जा. सब लोगों ने लिखा? बाकी लोगों ने? अच्छा. यहां पे मैंने आप लोगों को बोला था एचपीपी का 2 फॉर्मूला लिखने के लिए. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स. मेरा डाउन पेमेंट है 0 एंड ऑल इंस्टॉलमेंट्स है 3200 इंटू 8. पागल औरत. 800 इंटू 4. चेक कर रही थी ध्यान की नहीं? हाँ. 3200 तेरा हायर परचेज प्राइस है. अभी HPP इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. मुझे बोल 3200 इज इक्वल टू 3010 प्लस इंटरेस्ट. देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 190. मुझे बता 5 चीजें मिल गई इधर. हाँ. इंटरेस्ट का परसेंट दिया है क्या? यस. 5% पर एनम. मतलब क्वेश्चन 1 हो गया तेरा ये. अभी ना आपने को पूरा क्वेश्चन 1 सॉल्व नहीं करना है. क्यों? क्योंकि आपको पता है बीच में से पार्शियल पेमेंट होने वाला है. तो कितने इंस्टॉलमेंट अच्छे से भरे हम लोगों ने? ओनली 1. तो चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक साथ में खत्म करते हैं. स्टार्ट राइटिंग दिस विथ मी. कैश प्राइस एज ऑन 1st April 2000 एंड कौन सा ईयर है? 10 3010 माइनस डाउन पेमेंट एज ऑन 1st April 10 0. आता मला सांग क्या करेगा बेटा? कुछ नहीं. आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए? फॉर फर्स्ट ईयर? अरे नहीं, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है. तो मैं बोलूंगी फ्रॉम 1st April 10 टिल 30
सितंबर 10, कितना बचा बेटा 3010, 6 महीने के लिए इतना आउटस्टैंडिंग था, तो अभी 6 महीने का क्या लगेगा इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. सांगा सांगा, कीप द चेंज 75. अभी इसमें से आई विल पे माई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. वो दो लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉर्म में सम है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 30 September 10 was paid properly of 800 rupees. 3010 plus 75, 3085 minus 80 will give you 2285. This is your outstanding cash price from, भावुक नहीं हो ना, देख लेना, 1 October 10, इधर घूर घूर के देखो, टिल 31 December 10, 3 months. पता है हम लोगों को प्रोपोर्शन अमाउंट देना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना था, याद है कि नहीं? यस. तो 3 मंथ्स के लिए बच्चा, जब मैं आपको बोलती हूं यू आर सपोज टू पे प्रोपोर्शनेट इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स. एक तो तेरा कैश प्राइस प्लस कहने से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा. कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा? वही 3 मंथ्स के लिए. तो इधर ऐड करो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 months. यस, ऊपर फॉर 6 months था, ये 3 months के लिए 29 आता है. बच्चा टेल मी, प्लस माइनस करके मुझे बता, इधर कितना अमाउंट टोटल पेएबल है बेटा? टोटल अमाउंट पेएबल 2314. ये अलग टाइप का समय, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं. अभी क्या अपने को सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही मिलने वाला है, पेनल्टी भी मिलने वाला है. सो हियर दिस वाज माय वर्किंग नोट 1. वर्किंग नोट 2 का हेडिंग दे दो. व्हाट विल बी माय वर्किंग नोट 2? टोटल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर ए ऑन 31 December 10, डेट ऑफ सीजर के दिन कितना पैसा रिकवर किया? तो मैं बोलूंगी सर मैंने दो चीजें रिकवर की. सबसे पहले तो प्रपोर्शनेट इंस्टॉलमेंट 6 महीने के लिए अगर 800 रुपीज है, तो फिर 3 महीने के लिए हाउ मच? 400. और मुझे पेनल्टी भी मिलेगा. देख पैसा आ रहा है, कोई भी नाम से आता है, आन दो. 900 टोटल अमाउंट रिकवरेबल. अंडरस्टूड एवरीवन? हो गया लिख के? बस इतना ही करना है तुम लोगों को. अच्छा मैडम, टोटल तो 2314 रिकवर करना, तो 900 ही मिलेगा. बाकी का गुड्स लेके जा रहे हैं ना, थोड़ा सा कैश में, थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड. चलो देखते आगे. 2 डब्बा बनाना है तुम लोगों को. वी आर इन द बुक्स ऑफ एचपी वेंडर, तो एचपी बायर का अकाउंट बनेगा मिस्टर एज अकाउंट, एचपी बायर. बेटा एक ही साल में खत्म हो जा रहा है, एक ही इंस्टॉलमेंट पे किया, जैसा आधा पौना पेज का मत बनाना. छोटू सा अकाउंट बनाओ, 8-9 लाइन का, 7-8 लाइन का. एचपी वेंडर तो एक ही अकाउंट बनाता है ना, गुड्स रिपोजेस का अकाउंट दूसरा बनेगा. ये भी एकदम छोटू सा अकाउंट, छोटू छोटू.
Can we start? What? No. Say yes. Hopeless. Yes. Yes. Now, हाँ क्या करो? स्क्रॉल. हाँ बेटा लो ना. छाप लो प्यार से छाप लो. जिसका भी हो गया ना, शक्ल नहीं देखने का पड़ोसी का. सुनो, यू विल स्टार्ट पासिंग बेसिक एंट्रीज. हु आर VHP वेंडर? तो वेंडर कौन सा एंट्री पास करता है? सेल का. चलो करो पास. बेटा 11th स्टैंडर्ड सेल का एंट्री बोलो. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. करो. अच्छा हो गया आपका लिख के. Now, HP buyer's account will be debited on 1st April 10 to sales. At which price? Cash price 3010. मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ वाला पास कर दिया. मुझे बोल, क्या मैंने कोई भी DP पे किया है? नहीं. मतलब इतना बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है. उस पे मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा? 6 months के लिए इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा. सो योर 30 September 10 to interest for 6 months कितना आएगा? 75. हेल्प करना बेबी. अगर यहाँ पे इतना आया तो मैंने कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया क्या? यस, वी पेड 800 रुपीज. सो 30 September 10 by bank 800. हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म. अभी आपके डब्बे में बैलेंसिंग फिगर 2285 होना चाहिए. बट क्या हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचे? नहीं, बीच में ही खत्म हो जाएगा. 31 December 10 को अब सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करोगे फॉर पूरा 3 months 29 रुपीज. एंड देन 31 December 10 को आपको क्या मिलेगा बेटा? बैंक में पैसा मिलेगा. एज पर वर्किंग नोट 2 900 इंक्लूडिंग पेनल्टी. कितना पैसा मिला? 900. टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स द आउटस्टैंडिंग इतना सारा बैलेंस. क्लियर? पेन्स डाउन फॉर अ मिनट. अभी कैल्सी उठा और मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ तो ये डब्बे का कितना बैलेंसिंग फिगर आता है? 1414 आना चाहिए. से यस आया बेटा? 1414. 3010 प्लस 75 प्लस 29 माइनस 800 माइनस 900. बट मैं तो गुड्स रिपोजेस करके जा रही हूं जिसका वैल्यू मैंने क्या डिटरमाइन किया है? 1500. तो दो ऑप्शन है करने का. कंप्लीट रिपोजिशन है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग बैलेंसिंग फिगर या अग्रीड वैल्यू ले. दोनों करके मैं बता देती हूँ. दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, तो देख लो. इधर तुम लोग यहाँ पे बोलो 31 December 10 को बाय गुड्स रिपोजेस्ड, क्योंकि गुड्स रिपोजेस्ड का एंट्री क्या था? याद है बेटा? गुड्स आ रहा है. गुड्स रिपोजेस्ड डेबिट टू वेंडर, सॉरी टू बायर. तो बायर क्रेडिट हो गया. यहाँ पे 1414 दिखा कि ये टैली कर दे फर्स्ट. यहाँ पे 1414 आ जाएगा. फिर तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, इसका वैल्यू इतना तो नहीं है, 1500 होना चाहिए. तो कहने से इसको बढ़ाने के लिए आई विल हैव टू फर्दर डेबिट 86 ओवर हियर एंड शो इट एज P&L. कर दिया टोटल 1500. और अदर वे राउंड तुम लोग क्या कर सकता है? सीधा यहां पे 1500 दिखा दो, तो ये भी 1500 आ जाएगा. अगर ये भी 1500 आ गया तो 86 का बैलेंस यहां पे जाएगा टू P&L में. बेटा P&L में तो जाने वाला है, कौन से डब्बे से जाता है वो डिसाइड करना है. यू कैन डू इट ईदर वेज. अभी मुझे 1500 दिया हुआ अग्रीड वैल्यू, तो मैं अग्रीड वैल्यू पे ले रही हूँ और 86 का बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे डाल दूंगी. 31 December 10 को ये अकाउंट टैली हो जाएगा. और यहाँ पे 31 December 10 को आई विल से टू मिस्टर
A's account, that is HP buyer. Please note it down. लिखा बेटा? डन. ओके, नाउ HP बायर के साथ तो खत्म हो गया अपना अकाउंट, टैली हो गया. गुड्स रिपोजिट पे देखते हैं. हम लोगों ने 1500 पे ले लिया, प्लस मुझे लगा इस पे रिपेयर्स करना पड़ेगा. सो इससे मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा कि कम होगा? बढ़ेगा. टू बैंक. प्रॉब्लम इज आई डोंट नो द डेट, सो क्वेश्चन मार्क. और ये किसके लिए? मैं ब्रैकेट में तेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ बच्चा. रिपेयर्स 200 पे किया. ठीक है, अभी मैंने इसको क्या कर दिया? बेच दिया. बेटा गुड्स आया तो डेबिट हुआ, गुड्स गया तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. 15 Jan 11 बाय बैंक अकाउंट 1800. फाइनली 100 रुपीज का टू P&L. प्रॉफिट ऑन सेल 15 Jan लिखो, 31 March लिखो, सब चलेगा. मैं 31 March इसके लिए लिख रही हूँ क्योंकि हो सकता है हम एक ही बायर लेके थोड़ी ना बैठे, कितने सारे बायर होंगे, किसी और का भी गुड्स रिपोजिट हुआ, सब इसी अकाउंट में डाल के ईयर एंड पे पूरा का पूरा कार्ड डाल देंगे P&L में. समझा? पाक्कू? क्लियर? शंका शंका? नो. गट से. हाँ बॉस, काफ़ी इजी सम होते हैं ये वाले, इसके लिए पूछते नहीं हैं. और पूछा भी तो इतना सा सम 10 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर. यहाँ तक भी समझा था, तुझे ये वाला पार्ट याद रखना है. और कितना मिला? 900. वो भी क्लियरली समझ में आ जाता है. इतना तुम लोगों को करना है 10 मार्क्स के लिए ना, फिर भी वर्थ है. समझा? चलो 2 मिनट सांस ले लो. एंड वंस यू कंप्लीट दैट, सांस लेके कम टू क्वेश्चन 15. ये तुम लोग मुझे आंसर दोगे. क्या हो गया बेटा? कौन परेशान किया तेरे को? क्या रे दीदी, डराती है उसको? क्वेश्चन 15 ना टाइम पास सम है, इसमें आधे से ज्यादा चीजें मिसिंग है. बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? नहीं करोगे? क्यों? लड़ में आए? चलो देखते हैं. सांस ले लिया बेटा? गुजरने गए? मना कर रहे हो? आ जाओ. क्वेश्चन 15. यू आर गोइंग टू आंसर मी. ऑनलाइन आंसर्स देना बच्चा. शक्ल दिखाओ, शक्ल प्यारी प्यारी, जल्दी से. फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू हायर परचेज. अच्छा, मिस्टर ए परचेजेस 3 बाइक्स. अच्छा, इतना जल्दी कैसा गया? अरे रे रे रे, हाथा तो गया. संडे को एग्जाम. हाँ वो तो चल रहा है. संडे को तो अभी तक एग्जाम का पढ़ रहा था. बीकॉम इज मच मोर इम्पोर्टेंट. हाँ ये तो ठीक है, ऑप्शनल है. सच्ची बता, सच्ची बता, एग्जाम का पढ़ रहा था. विच सब्जेक्ट बेटा? जल्दी से सोच. हाँ वो तो स्कूल से पढ़ रहे हम लोग, EVS. तो अभी तक पढ़ रहे? कुछ नहीं, यहाँ तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं. आ जाओ बाकी के सब लोग. शाना है ना बेटा? मैसेज कर दिया, रीच्ड. क्वेश्चन 15. Following transactions were related to hire purchase. A purchased 3 bikes from B. तो बेटा who is A? Buyer. And who is B? Vendor.
ए ने 3 बाइक्स परचेज किए एंड कैश प्राइस ऑफ ईच बाइक इज 1 लाख रुपीज. बेटा ईच बाइक का कैश प्राइस 1 लाख. ए चार्ज टेपरी at the rate of 20% RBM, reducing balance method WDV. 2 bikes were seized by B when second installment was not paid at the end of second year. Considering 30% WDV, ये considering 30% WDV मतलब कौन सा वैल्यू हो गया बेटा तेरा? Agreed value. B spent 5,000 on साफ सफाई and sold 2 bikes at for 85,000 in all. Calculate सबसे पहला agreed value of 2 bikes taken by B, book value of 1 bike left with A, profit or loss on seizure to A, and profit or loss on sale to B. Sale कर लो. अभी what all things you don't have? DP नहीं है, assume करो 0. Interest नहीं है. इंस्टॉलमेंट सोचो क्या आएगा. चलो एक एक करके तुम लोगों को मगजमारी नहीं करना है. इन सब में क्या क्या चाहिए वो देखते जाओ एंड गिव मी द आंसर. दिया 5 मिनट, करो खुद से. तेरे से ही आंसर्स लेगी मैं. रुक तू करके आए. अभी तक तो मैंने कंसेप्ट नहीं सिखाया था. चलो गिव मी द आंसर. नहीं चाहिए इंस्टॉलमेंट. क्यों नहीं चाहिए? काम का ही नहीं है. HP वेंडर से रिलेटेड कुछ मांगा क्या? नहीं. ऑनलाइन ठंडा की वजह आंसर्स दो. बच्चों if you see properly they have asked you agreed value of 2 bikes taken by Mr. B. तो तुम लोग ऐसा कुछ दिखाएगा क्वेश्चन 15 में. पार्ट ए agreed value of 2 bikes. Beta, how we show agreed value? What into what into what? एक बाइक का वैल्यू 1 लाख था. ऐसे तूने कितने बाइक्स टेक ओवर किए बेटा? 2 बाइक्स. 2 लाख का तुम लोगों का टोटल कैश प्राइस है. कैश प्राइस यानी कि कॉस्ट जिसमें तुम्हारा फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड होता है. इस पे वो लोग कितना परसेंट चार्ज करने वाले बच्चा? 30 in year 1 and 30 in year 2. जिससे कितना मिलता है आंसर? 98,000. फर्स्ट आंसर 98 आया. बी आपको क्या पूछा बेटा? What is the book value of 1 bike left with Mr. A? Book value is nothing but your WDV. बेटा बुक में जो वैल्यू दिखता है वो बुक वैल्यू. बुक में कौन सा वैल्यू दिखता है? WDV of 1 bike with Mr. B. बच्चों मिस्टर बी कितना डेप्री चार्ज करता था? 20%. विद मिस्टर ए है सर. अच्छा मेरे को ये बता, ए कितना चार्ज करता था? 20%. सुनना, दो वे से प्रेजेंट कर सकता है. WDV फाइंड आउट करना है तो तू बोल कॉस्ट 1 बाइक का 1 लाख माइनस फर्स्ट ईयर डेप्री 20,000. 80 आ गया माइनस सेकेंड ईयर डेप्री 16,000. कितना बचा तेरा WDV? 64,000. दिस इज योर WDV एट योर 2 एंड. या फिर तुम लोग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो ऊपर अग्रीड वैल्यू की तरह. कैसा? 1 लाख माइनस 20% माइनस 20%. अरे बात तो एक ही हो गया ना. प्रेजेंटेशन ठीक है सबको ये. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला है बच्चा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सीजर टू मिस्टर ए. ए कौन था बेटा? बायर. कल हम लोगों ने किया था ना. व्हाट माइनस व्हाट? कैन यू हेल्प मी? प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू WDV ऑफ 2 बाइक्स माइनस अग्रीड वैल्यू ऑफ 2 बाइक्स. अच्छा मुझे ना एक बाइक का WDV पता है. इंटू 2 कर दूंगी तो 2 बाइक का मिल जाएगा. मेरे लिए एक बाइक का WDV 64 है तो 2 बाइक का WDV 128.
माइनस मिला कितना बेटा 98,000. So this will be 128 minus 98, that gives you 30,000 rupees. इतने का क्या हो गया बच्चा तेरा लॉस. And D, profit or loss to Mr. B on sale. अच्छा, help me out. Agreed value plus repairs. मुझे बता agreed value कितना था 98,000 प्लस repairs. कितने का रिपेयर किया है 5,000. टोटल कॉस्ट 1 लाख 3,000. इसमें से बेटा अपना सेलिंग प्राइस कितना आ गया 85. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ 18,000 का लॉस ऑन सेल. हो गया तेरा आंसर स्टार. एक और ऐसा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया तो 5 मार्क का सब कर सकता है. 10 मार्क का तो अकाउंट बनाना वरना वर्थ नहीं है. 5 मार्क के लिए अकाउंट बनाने बैठेगा. हाँ बेटा ये 10 मार्क का है नहीं. हाँ पर उसमें 10 बचा वैसा. मुझे लगा अभी के लिए पूछ. अगर 10 मार्क का गलती से है ना तो अकाउंट बनाना. तो तुम लोग ऐसे रिप्रेजेंट मत करना. तो क्या करना अकाउंट बना के कैसे प्रेजेंट करेगा उसका ओरिजिनल. उसको फ्री मसाज बाद में देखो. उसका पहले तुम लोग ओरिजिनल कैश प्राइस दिखाएगा उसमें डेप्री फिर ऐसे ऐसा करके बताना. 10 मार्क का ऐसे बदलना 5 मार्क का ऐसे बदलने. समझा. किसी को कोई भी डाउट है पक्का इजी है. हाँ माइनस 130%. 2 साल है ना. सेकेंड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. वापरा तो सीधा 2 साल के लिए. आंसर रिमेन सेम बेटा. इसका काट पकड़ के घुमा के पकड़ सेम ही रहेगा. एनीवन एल्स डाउट्स. इजी बच्चों चैप्टर ओवरऑल अभी तक समझा है. लास्ट सम ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16. इसमें ना कोई रिपोजिशन नहीं है पर एक ना तुम लोगों ने 2 ट्रक खरीदा है. उसमें से एक बेचारा जल गया. हाँ ट्रैक्टर ले खुश है. ट्रक मोटर बाबा गाड़ी बस उसमें से ना एक बेचारा जल गया. तो अभी तुम लोगों को अच्छा अभी भी बाबा गाड़ी बैठ कर सुनना बाबू. उस पे तुम लोगों को क्या मिलेगा बेटा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा. मेरा एक क्वेश्चन है. अगर मैं बोलूं मैं बायर टू वेंडर अभी तक सारे इंस्टॉलमेंट के हुए नहीं है तो हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द एसेट. तुम लोगों वेंडर. तो बेटा अगर एसेट चल गया तो इंश्योरेंस किसको मिलना चाहिए. सवाल. Why? Because insurance is taken by the person who uses the particular asset, machinery, tractor. For the vendor, it's a stock in trade, and businessman will always ensure his stock in trade as well. Agree. Next chapter जो अपना होने वाला है अभी उसमें तो सीखेगा तुझे इंश्योरेंस कौन सी चीज का मिलेगा जो तेरे पास स्टॉक पड़ा है उसका. नॉट वो स्टॉक जो किसी और के पास पड़ा है. आज के लेक्चर में तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला है. ठीक है. तो बच्चा अगर गुड्स आर विद बायर तो हु विल इंश्योर देम बायर. तभी जाके क्या होगा बेटा बायर को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. अभी हम लोग कई बार कार खरीदते नहीं है रेंट करते हैं बाहर घूमने जाते हैं तो मस्त रोड ट्रिप पे करेक्ट. तो इंश्योरेंस कौन देता है बेटा सामने वाला लेके नहीं देता है हमें खुद को लेना पड़ता है. इट इज ऑलवेज फॉर द पर्सन हु यूजेस द एसेट. तो अब इंश्योरेंस मुझे मिलने वाला है इसमें. क्लियर. अच्छा रीड करते हैं सबको. A firm acquired 2 tractors under hire purchase agreement, details of which were as follows. Date of purchase of tractor A is 1st April 11, ऊपर दिया agreement, और B का 1st October 11 है. ठीक है. Cash price 14,000 and 19,000. Both agreements provided for payment to be made in
24 मंथली इंस्टॉलमेंट। बाबा रे, हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ड्यू करो, इंस्टॉलमेंट पे करो, इंटरेस्ट ड्यू करो, इंटरेस्ट पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं करने। ऐसे समय ईयर एंड पे एक साथ 12 महीने का इंटरेस्ट साथ में ड्यू करो, साथ में पेमेंट दिखा दो। समझा बेटा? आगे 600 रुपीज का इंस्टॉलमेंट ट्रैक्टर ए के लिए था ईच, and 800 each for tractor B, commencing on last day of the month following the purchase as in the year of purchasing। तो मुझे बोल, ए ट्रैक्टर का इंस्टॉलमेंट कौन से डेट से चालू होगा बेटा? मंथ एंड, लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ट्रैक्टर्स वर परचेज। तो कहने से 30 अप्रैल और बाजू वाले का 31st ऑफ अक्टूबर। आगे all installments were paid on due dates। अच्छी बात है। On 30 June 2012, tractor B was completely destroyed by fire। B में दुर्घटना हो गई। In full settlement on 10th July, insurance company paid 15,000 under a comprehensive policy। Any balance on hire purchase company's account in respect of these transactions were to be written off। तो बेटा अपने को ना हायर परचेज कंपनी यानी कि हायर परचेज वेंडर अकाउंट मांगा है। ट्रैक्टर मांगा है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मांगा है एंड डिस्पोजल अकाउंट मांगा है। ये तो पोपट कर दिया बोलिए। आगे The firm prepared accounts annually on 31st of December and provided depreciation on tractors on straight line basis at 20% per annum, rounded off to the nearest 10 rupee, apportioned as from the date of purchase up to the date of disposal। You are required to record these transactions, carrying down the balances as on which two dates beta 31st December 11 and 31st December 12। अपना अकाउंटिंग ईयर इस बार कैलेंडर ईयर। ठीक है? आगे ट्रैक्टर्स अकाउंट बना, फॉर अ चेंज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना। ये क्या होता है? मतलब बीच बीच करने के लिए आंसर्स भी दे। बोल आंसर बोल। नॉर्मली कैन आई से फिक्स्ड, हाँ बेटा अभी सुन लो। नॉर्मली कैन आई से फिक्स्ड एसेट इज ऑलवेज एट WTV। मतलब यहाँ पे तुम लोग पेमेंट दिखाते हो कि तुमने फिक्स्ड एसेट बाय किया 100 का, फिर उस पर डेप्री दिखाया 10 का, तो यहाँ पे आगे तुम्हारा बैलेंस कैरीड डाउन 90। नेक्स्ट ईयर तुम लोग बताओगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, उस पे बाय डेप्री लेट अस से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे तो वहाँ पे सिट इन एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 80। हेल्प मी आउट, ईयर 2 का बैलेंस शीट, उसमें फिक्स्ड एसेट कैन ऐसे नेट 80 पे दिखेगा। से यस यस, 100 minus 10 90, 90 minus 10 80। But under provision for debris, you change things slightly। Instead of just showing one account, तुम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट बताओगे और तुम लोग प्रोविजन फॉर डेब्री अकाउंट बताओगे। तो यहाँ पे बैंक से पेमेंट हो जाएगा तेरा कॉस्ट 100 का, ये हमेशा कॉस्ट पे रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन 100, यहाँ पे वापस से आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 100। ऐसा चलता रहेगा तुम्हारा ईयर आफ्टर ईयर टिल द एसेट इज फाइनली सोल्ड। अभी व्हाट अबाउट डेब्री? हम लोग डेब्री चार्ज करेंगे इन प्रोविजन फॉर डेब्री। बेटा ये अकाउंट को बस स्प्लिट कर दिया है मैंने। डेब्री कहाँ दिख रहा था ओरिजिनली? क्रेडिट साइड, यहाँ पे भी दिखेगा बाय डेप्रिसिएशन 10। अब ये तुझे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा 10, जिसमें आप और डेप्री ऐड करोगे 10, टोटल आपका डेप्री कितना हो जाएगा 2 साल का मिला के 20। अभी ईयर 2 का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा बेटा? फिक्स्ड एसेट 100 दिखेगा एंड प्रोविजन फॉर डेप्री 20 दिखेगा, 10 नेट इफेक्ट 80। ऐसा कुछ आता है? हाँ या ना? हाँ। मेरे को पूछ प्लीज, मेरे को आता है, मेरे पास है, पूछ। PFD
एनीथिंग एल्स? ये सबको क्लियर है? तो इंस्टेड ऑफ वन अकाउंट फिक्स्ड एसेट अपने को दो मांगा है, तो हम लोग ये दोनों अकाउंट बनाएंगे और हम लोग डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर बनाएंगे। क्लियर है? मैनेजेबल सम है, इसमें मैं थोड़े से और एडिशंस करवा सकती हूँ, बात की बात बाद में, अभी के लिए इतना करते हैं। आ जाओ, गिव द हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा, हु प्रिपेयर्स ट्रैक्टर फिक्स्ड एसेट अकाउंट? एचपी बायर की एचपी वेंडर? इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर। नाम दिया है क्या? अ फर्म अक्वायर्ड? नहीं। हाई परचेज प्राइस वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कब लगता है? जब एचपी वेंडर अकाउंट बनाना होता है। ट्रैक्टर अकाउंट बनाने के लिए तुमको एचपी भी चाहिए क्या? ट्रैक्टर अकाउंट हमेशा कौन से वाले पे दिखता है? कैश प्राइस पे, वो तो है, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आ जाओ, सबसे पहले ट्रैक्टर अकाउंट। ना बच्चा, कॉलमिनर फॉर्म में बनेगा, ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी, ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी। ठीक है, चलिए से ड्राइंग चालू करो। हाँ, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। कौन सा वाला बेटा? ये वाला लिखना बाकी है। ऑनलाइन क्या चाहिए था आपको? परम पढ़ाई कौन सा वाला कार्ड वो बताओ प्लीज। ये वाला, ठीक है। नहीं, सिर्फ ए और बी, ए और बी, यही ठीक है। माइक डन? ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। अच्छा, ट्रैक्टर अकाउंट। इतना बड़ा चाहिए भी नहीं, तो ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में भी दो कॉलम्स आएंगे, ए और बी ट्रैक्टर का, बट डिस्पोजल में दो आएगा क्या? नहीं, एक ही एसेट डिस्पोज होने वाला।
पे करे स्टार्ट से यस बेटा लाइन मारने में कितना है बड़ा now since it is column and 4 more dates दिया है properly पहला डेट तुम्हारा कौन सा आएगा सबसे पहले हमने ईयर है दिसंबर है जैन से चालू हो रहा है पर जैन में कुछ भी नहीं हुआ है सीधा 1 अप्रैल को हमने ट्रैक्टर परचेस किया आ जाओ 1 अप्रैल 11 क्वाइट 2 HP वेंडर अकाउंट ट्रैक्टर ए कितने में बाय किया बेटा 14,000 के कॉस्ट पे बाय किया हमेशा एट कैश प्राइस बी में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये डेट को बी में कुछ नहीं था दूसरा अभी 1 अक्टूबर 11 2 HP वेंडर अकाउंट अगेन कैश प्राइस कितना बेटा 19,000 आगे हेल्प करो ये हम लोग ट्रैक्टर का अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें डेप्री आएगा क्या नहीं इस बार ये कौन से वैल्यू पे है कॉस्ट पे ही है तो यहाँ पे 31 दिसंबर 11 को क्या लिखोगे तुम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन 14 एंड 19 नेक्स्ट ईयर अगर ओपन करके रखना है अगर सिर्फ 1 Jan 12 to balance brought down 14 and 19 have you all completed things till here अब बच्चा हम लोगों ने एक ईयर क्लोज कर दिया ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 11 उस ईयर में कोई भी दुर्घटना हुई थी तो वो ईयर शांति से निकल गया तो वो ईयर का डेप्रिसिएशन आपको बताना पड़ेगा कि नहीं यस कौन से अकाउंट में बताओगे प्रोविजन फॉर डेप्री में सो 31 दिसंबर 11 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एट द रेट ऑफ 20% बट ए के बुक्स में ए ट्रैक्टर के लिए हाउ मेनी मंथ्स अप्रैल में हमने खरीदा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर कैसे से 9 मंथ्स बी के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स अच्छा करो कैलकुलेट Did you all get this? 2100 and 950? हाँ प्रोविजन फॉर डेप्री बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखता है जो भी आइटम बैलेंस शीट में दिखता है उसको ड्रॉप डाउन कैरी डाउन करना पड़ता है चलो इसको 31 दिसंबर 11 को टू बैलेंस कैरीड डाउन 2100 and 950 नेक्स्ट ईयर में ओपन कर देना है नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एनी डाउट्स पक्का क्लियर आगे देखें अभी मुझे सोचना है ईयर 2 में दुर्घटना हुई कौन से डेट को हुआ था आई एम हाइलाइटिंग इट बराबर से देखिएगा 30 जून 12 सो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बाबू 6 गुड मंथ्स तो 6 महीना वापरा तो सही ना ट्रैक्टर भी को 6 महीने का डेप्री आएगा कि नहीं आएगा आएगा सो 30 जून 12 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा सिर्फ ट्रैक्टर बी में 6 मंथ्स के लिए करो तो कैलकुलेट कितना आता है 1900 950 3 महीने के लिए था तो 6 महीने का 1900 अभी मैंने बोला देख भाई ट्रैक्टर भी दिख रहा है 19,000 पे पर उसमें टोटल 950 और 1900 इतने का डेप्री आ गया तो अभी मुझे ये ट्रैक्टर फेंक देना है बाहर मेरे बुक्स के
तो किधर ट्रांसफर करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में। आजा, कम टू ट्रैक्टर अकाउंट बेटा। ट्रैक्टर अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस दिख रहा है, निकालना है तो आई विल क्रेडिट इट ओवर हियर। आई विल बी राइटिंग 30 जून 12 by disposal account, disposal of tractor account पूरा अच्छा मत लिख कटी 19,000 ट्रैक्टर भी अकाउंट टैली हो गया। यस, अब डिस्पोजल अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पे लिखो 30 जून 2012 to tractors account 19,000। तो डिस्पोजल बोलता है अच्छा मतलब आपका ट्रैक्टर 19,000 का था। मैंने बोला नहीं नहीं ये तो ओरिजिनल कॉस्ट था। आज 30 जून को उसका वैल्यू 19 नहीं है, कम है। मैंने बोला कितने से कम है? तो तुम लोग बोलेगा इसमें थोड़ा डेप्री चार्ज हुआ है। तो कहने से अगर ट्रैक्टर निकल रहा है तो उसके साथ साथ उसके डेप्री को भी निकाल के फेंकना पड़ेगा बाहर। आ जाओ डिप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्री में 30 जून 12 to disposal of tractors account। सिर्फ बी का कितना आता है बच्चों टोटल? 2850। डिस्पोजल में क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2850। समझा बेटा सबको? पक्कू कंफर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या आपका ट्रैक्टर 19,000 का था? नहीं, करो करो माइनस करो। इट वाज 19 minus 2850 which gives you 16,150। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे फाइनली कौन सी डेट को और कितना क्लेम दिया बेटा? 10th जुलाई को क्लेम 15,000 का दिया। चलो जो आया वो टेल मी फॉर मी लक्ष्मी कमिंग इन या गोइंग आउट? आ रही है। 15,000 अकाउंट कैश में डेबिट टू डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। तो डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर क्रेडिट साइड लिखो बाय बैंक ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम 10th जुलाई 12 15,000। बेटा कहने से अब भी इसमें बैलेंस पड़ा है 1150। क्या हो गया बच्चा ये तेरा? लॉस। कितना पैसा मिला? नहीं। लास्ट को लॉस में डाल दे। इजी। डिस्पोजल अकाउंट फिनिश। बी ट्रैक्टर का पूरा काम खत्म हो गया, पर अभी भी ये ट्रैक्टर तो पड़ा है ना तेरे पास। एक का बुक्स क्लोज कर दो। ए ट्रैक्टर में ट्रैक्टर्स अकाउंट में आ जाओ बेटा। हो गया बच्चों? कॉपी करके कम टू ट्रैक्टर्स अकाउंट। कुछ नहीं करना है। 31 दिसंबर 12 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 14,000। टल्ली डेप्री सॉरी डिस्पोजल भी हो गया। सिर्फ क्या बचा बेटा? डेप्री। Now, did you use this asset for entire period of 12 months? Yes. तो तुम लोग यहाँ पे 31 दिसंबर 12 को वापस से लिखोगे by डेप्री, but this time for 12 months। 2,800 आता है सालों से। ये वाला बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट में लेके जाना पड़ेगा। 31st December 12 to balance carried down 4,900। खत्म। इजी। लास्ट कंसेप्ट है, कोई सम नहीं है इसका अपने पास, ठीक है, बट वी कैन डेफिनेटली सॉल्व वन लेटर ऑन। मैं तुम लोगों को दूंगी, करके आना, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ।
कुछ खास नहीं है, समझ के ले ले। एग्जिस्टिंग एंट्रीज में थोड़ा सा चेंज करना है। अभी पता है हम लोग स्टार्टिंग में हमेशा सिर्फ कैश प्राइस रिकॉर्ड करते हैं और फिर डाउन पेमेंट करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ड्यू करके इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट ड्यू करते वापस से थोड़ा सा इंटरेस्ट वापस से इंस्टॉलमेंट। उन्होंने बोला क्या टाइम पास है, बकवास है ये सब, एक साथ सारा का सारा रिकॉर्डिंग खत्म करो। ऐसा मैं नहीं, ये मेथड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम सेइंग फ्रॉम HP वेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बाद में HP बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री, कुछ खास नहीं है, दोनों का देख लेंगे। वेंडर सेल रिकॉर्ड करता है बेटा, सेल्स का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डेटर्स अकाउंट, डेटर यानी कि अपने लिए कौन हो गया बेटा, HP बायर, HP बायर्स अकाउंट डेबिट, कौन से प्राइस पे, कैश प्राइस, टू सेल्स, कौन से प्राइस पे बेटा, ये भी कैश प्राइस पे। ऐसा हम लोग नॉर्मल करते हैं एंट्री, पर इन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं करने का, ऐसे आप एंट्री पास मत करो। इंस्टेड आप क्या करो, HP बायर को टोटल हायर परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करो। हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला बोल दो, DP प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, वो नहीं, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूं सेल्स विल बी रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस, तो बाकी का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। पर एक बार में अगर मैंने पूरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया तो वो भी गलत है। यहाँ पे मैं टोटल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। जो टोटल इंटरेस्ट होता है, पता है हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार मैं रिकॉर्ड कर रही तो डोंट यू थिंक गलत हो गया अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। तो मैं ये इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल दूंगी। किया टाइम पास, ओके। ये नॉर्मल मेथड है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है बाजू में, ठीक है। ये साइड इंटरेस्ट सस्पेंस है, ये वाला नॉर्मल है। अभी सेकेंड एंट्री DP की नहीं है, DP का मगजमारी नहीं चाहिए मेरे को। मुझे बताओ इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री पास करते हैं हम लोग हर बार। सादा जो मेथड था उसमें इंटरेस्ट ड्यू का कैसे आता है, हम लोग वेंडर है, हमारे लिए इनकम है, तो हम लोग HP बायर को वापस से बुलाएंगे और टू इंटरेस्ट करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो, करेक्ट। अभी इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या मैं वापस से HP बायर को डेबिट करूं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि HP बायर डे 1 को ही पूरे का पूरा डेबिटेड है। मेरा 1 करोड़ का गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख पे हम लोग लेने वाले थे, मैंने डे 1 को ही 1 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड कर लिया कि HP बायर को और डेटर बनाओ, नहीं। पर मुझे इंटरेस्ट ड्यू तो करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू। तो मैं क्या करूंगी बेटा, टू इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए, और ये कहां से निकालूंगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जो क्रेडिट हुआ था ना उसको डेबिट किया मैंने। फिर रिसीट का एंट्री, बेटा रिसीट की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या एंट्री आता है जरा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू HP बायर। यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का अकाउंट अमाउंट। रिसीट का एंट्री विल बी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू HP बायर। इसमें कोई चेंज नहीं है। तो तुम्हारा चेंज सिर्फ 2 एंट्रीज में आएगा। फर्स्ट, पहले हम लोग बायर को सिर्फ बोलते थे कैश प्राइस देते, फिर सरप्राइज देते थे, अरे नहीं थोड़ा और दे, थोड़ा और दे, थोड़ा और दे, थोड़ा और दे। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़। उसने बोला टाइम पास छोड़, सीधा 1-20 देना है मेरे को, बोल दे। उसमें से सेल्स 1 करोड़ का 20 लाख का इंटरेस्ट, पर ये इंटरेस्ट मेरे बुक्स में लायबिलिटी साइड दिखेगा। क्यों, क्रेडिट बैलेंस है ना इंटरेस्ट सस्पेंस को। हर साल थोड़ा लायबिलिटी कम होके किधर ट्रांसफर होता जाएगा, इनकम साइड थोड़ा करके ट्रांसफर करते जाएंगे। एट द एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट शुड नलिफाई, टैली। समझा, ये हो गया वेंडर के बुक्स में। तो सेम चीज जरा बायर के बुक्स में बता दे मुझे कैसे आएगा। HP बायर्स POV, जल्दी से बताओ, नॉर्मल मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ओके, नॉर्मल मेथड में हम लोग डे 1 को क्या एंट्री पास करते हैं, बायर बोलेगा फिक्स्ड एसेट आया एट विच प्राइस, CP टू HP वेंडर। यहां पे मैं बोलूंगी फिक्स्ड एसेट तो आया कैश प्राइस पे, पर मुझे HP वेंडर को क्या पे करना है, पूरा हायर परचेज प्राइस पे करना है। तो बाकी का इंटरेस्ट मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में।
एग्जैक्टली ऑपोजिट। अभी यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करते थे, आई एम बायर, मेरे लिए इंटरेस्ट खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर, मैंने वापस से HP वेंडर को और क्रेडिट किया, ये बोल के पहले आपको सिर्फ कैश प्राइस देना था, अभी इंटरेस्ट भी देना है। अभी यहाँ पे मैं डिस्टर्ब करूँगी क्या सेकेंड मेथड में? नहीं, उसको बोलूँगी अभी मत, सीधा हम लोग ही देख लेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे बेटा इधर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर, नहीं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जितना भी करंट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू है उतना। एंड लास्ट में पेमेंट का एंट्री, बेटा पेमेंट की एंट्री सिंपल होती है, HP वेंडर को लक्ष्मी देनी है, यहाँ पे भी सेम होगा पेमेंट का एंट्री, HP वेंडर को कैश बैंक देना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। समझा? व्हाट इज न्यू? डे 1 को पूरा रिकॉर्ड कर लो, और पूरा रिकॉर्ड किस नाम पे करोगे? इंटरेस्ट सस्पेंस। तो अभी बार बार HP वेंडर या HP बायर को डिस्टर्ब करने नहीं बैठने का, हर बार जब ये HP बायर या वेंडर इंटरेस्ट के लिए आने वाला था उसके बदले इंटरेस्ट सस्पेंस आ जाए। पक्का समझाए? एक समय बोलूंगी वो तुम लोग ट्राई करना, अभी के लिए ये कंसेप्ट लिख लो, ठीक है? लास्ट कंसेप्ट ऑफ हायर परचेज, स्टार्ट राइटिंग डाउन। This is your normal method, interest suspense method. HP बायर के प्रीपेड एक्सपेंस की तरह एसेट साइड देखेगा, अदर एसेट्स में जाएगा बेटा, वो ड्यू नहीं हुआ है, वो सिर्फ हम लोग डे 1 को बता रहे हैं, बिकॉज मुझे उसको मेरा डेटर बताना है। देख वो मेरा बायर के बुक्स में सॉरी क्रेडिटर बताना है, मुझे मेरे शेयर होल्डर्स को बताना है कि टोटल मुझे उसको इतना पेमेंट करना है, पर पूरा ड्यू नहीं हुआ है, इसके लिए मैं एसेट साइड उसको थोड़ा अदर एसेट्स के अंडर बता रही हूँ। करंट एसेट्स वो अपना है ना, अदर एसेट्स क्या हो गया? फिक्टिशियस एसेट्स की तरह तू बोल नहीं सकता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स नलिफाई होने वाला है। हाँ फिक्टिशियस एसेट पर तेरा खर्चे, अच्छा ठीक है वैसे बोल दे चलेगा, डिफर्ड एक्सपेंस बोल दे, पर डिफर्ड एक्सपेंस में भी पहले पूरा खर्चा हो जाता है, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ PNL में ट्रांसफर कर रहे हैं। इधर मैंने पेमेंट अभी तक पूरा नहीं किया है। एडवर्टीजमेंट जब भी तू 1 लाख का खर्चा कर देता है, फिर एवरी ईयर तू 20 लाख करके PNL में डालता है ना, पर पेमेंट तो पहले हो जाता है। वैसा ही हो गया सिस्टम। हम लोग फिक्टिशियस को किधर लिखते हैं? अंडर द हेडिंग अदर एसेट्स। फिक्टिशियस बोलना नहीं, क्योंकि ना क्या हो गया अभी एज पर न्यू इंड AS एंड एवरीथिंग, you cannot show fictitious assets in your books, it is not allowed। तो इसको मैं एज फिक्टिशियस एसेट नहीं लूँगी, इंटरेस्ट सस्पेंस को हम लोग बोल देंगे, बिकॉज मुझे वो ड्यू दिखाना था, तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट देने के लिए हम लोग बस इतना दिखा रहे। भले ही वो इन द नेचर ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर ही है, पर हम लोग ना उसको अंडर द हेडिंग फिक्टिशियस ऐसा नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हम लोग डिस्काउंट पे इशू करते थे, तभी जर्नल एंट्री क्या आता था? लेट अस से 10 का डिबेंचर 9 पे इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9, शेयर्स आर नॉट अलाउड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स आर, डिबेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट 9, डिस्काउंट अकाउंट 1, 2 डिबेंचर्स 10, और फिर वो डिस्काउंट ओवर द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स लाइफ हम लोग राइट ऑफ करते थे। वो अलाउड नहीं, एज पर इंडियस कुछ भी अभी अलाउड नहीं है, ये एज पर इंडिया अलाउड है। अभी वो सब हम लोगों ने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकाल दिया बेटा, तुम लोग ये सब पढ़ेगा फाइनल में। एज फार एज सम से रिलेटेड सब कुछ चलता है, बट रियल लाइफ में उन्होंने ये सारा की चीज़ें निकाल दी है। लिखा बेटा इतना? स्क्रॉल।
बुलाया complete this and that is it for your chapter. ठीक है. That is it, beta.